चले, गुड मॉर्निंग सबको। राष्ट्रपति देख रहे हैं ना, संघ की कार्यपालिक शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति के अंतर्गत मैं उसके आर्टिकल पढ़ाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले क्लास में उसके क्षमादान से संबंधित आपके प्रावधान पढ़े हैं, है ना। 5 प्रकार के क्षमादान से संबंधित प्रावधान है, पांचों को याद रख लेना अच्छी से। ठीक है, क्या क्या है पांचों? और ठीक है, क्षमा सबसे पहले आपके है। ठीक है, परिहार मतलब क्या होता है? प्रकृति समान लेकिन मात्रा में कमी। ठीक है, प्रविलंबन मतलब अस्थायी निलंबन है, या उसको निलंबन करके भी देता है प्रविलंबन को, है ना, कुछ समय के लिए। उसके बाद आपके है चौथा नंबर लघुकरण। लघु मतलब क्या है? छोटा। ठीक है, कम कर देना, छोटा कर देना। और लास्ट में आपके क्या है? विराम। विराम मतलब विशेष परिस्थिति। याद रखने का तरीका बताया हूं मैं, है ना। तो ये 5 ही प्रकार के, यही सारे प्रावधान उसके लिए भी है। किसके लिए? राज्य स्तर पर राज्यपाल के लिए। ठीक है, हाँ। तो आज हम देखेंगे आपके राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां, इसके आर्टिकल को आपको याद रखना है ना। आर्टिकल 52 से चालू किए हम लोग राष्ट्रपति को। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 शक्ति। शक्ति करके याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा ना। राष्ट्रपति की शक्ति, कैसा शक्ति? तो कार्यपालिक शक्ति। ठीक है, फिर उसके बाद आपके 54 निर्वाचक मंडल या गण। ठीक है, 55 रीति या प्रक्रिया। ठीक है, 56 कार्यकाल। ठीक है, 56 आपके कार्यकाल। 57 पुनः निर्वाचन। 58 अहर्ताएं। ठीक है, या योग्यता। 59 शर्तें। 60 शपथ। 61 महाभियोग। 71 या 62, हाँ, पद रिक्त नहीं होना, है ना, यथाशीघ्र निर्वाचन होना। 71 निर्वाचन संबंधित विवाद का निराकरण सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपके 72 क्षमादान की शक्ति। ठीक है, हालांकि क्षमादान को हम लोग न्यायिक शक्ति में और पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे आपके राष्ट्रपति की शक्तियां। तो बहुत सारी इसकी शक्तियां हैं। पहले केवल शक्तियां का आप देख लो, कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो सबसे पहले आपके है कार्यपालिक शक्ति। कार्यपालिका के रूप में आपके राष्ट्रपति क्या क्या काम करेंगे? तो कार्यपालिक शक्ति है। ठीक है, दूसरा आपके है विधायी शक्ति। मतलब ये होता है कि जब विधायिका का जो अंग होते हैं उसके रूप में कैसे काम करेंगे। ठीक है, यहां पास क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, विधायी शक्ति, कार्यपालिक शक्ति, है ना। उसके बाद आपकी क्या है? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति मतलब होता है यही जो हम लोग पढ़े हैं अभी। ठीक है, न्यायिक मामले में कुछ इसको शक्ति प्रदान की गई है, न्यायिक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं वित्तीय शक्ति, है ना। वित्तीय मामलों को कैसे नियंत्रित करते हैं, राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति दिए गए संविधान में, वो हम देखेंगे। वित्तीय शक्ति। ठीक है, आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, यदि देश में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, जिससे आपातकाल की घोषणा की जाए, तो उस शक्तियों का प्रयोग वो कैसे करेगा। तो ये हो गया आपके आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, राजनयिक शक्ति। राजनयिक शक्ति मतलब होता है आपके, हाँ, अन्य देश के साथ जब आपके कूटनीतिक शक्ति इसको बोलते हैं ना। राजनीतिक और देख लेना आपके कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति मतलब यह है कि कोई भी देश के साथ जब भारत सरकार अपनी नीति बनाता है, ठीक है, चाहे पाकिस्तान के हो, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, तो उस शक्ति में आपके किसका हस्ताक्षर होता है बताया हूं मैं? राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगे, है ना। तो कूटनीतिक शक्ति ऐसी को बोलते हैं राजनीतिक शक्ति, राजनयिक शक्ति है ना। सैन्य शक्ति आपके है, सैनिक मामले में भारत का आपके सबसे सर्वोच्च सेनापति होते हैं ये।
तो इसके आधार पर आपके बहुत सारे पावर दिए गए हैं ना। यहाँ हम लोग देखो विधायी शक्ति के अंतर्गत विधि निर्माण में वीटो की शक्ति पढ़ेंगे, तो उसको हम अलग से और देख सकते हैं। वीटो की शक्ति है ना, मतलब किसी भी विधेयक को नियंत्रित करने की शक्ति, पास करवा सकता है, मना करवा सकता है, ठीक है, निलंबित कर सकता है वो, ठीक है, या वीटो का प्रयोग कर सकता है वो, ये सारी चीज, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें? एक दो पॉइंट देखेंगे हम लोग। स्वविवेक है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ज्यादातर अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करता है, तो स्वविवेक की शक्ति बहुत कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन शक्तियों को हम पूरा डिटेल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राष्ट्रपति का, यही सारे शक्ति आपके राज्य स्तर पर राज्यपाल को भी मिलेगा, है ना, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो कार्यपालिक शक्ति, लेजिस्लेचर, विधायी शक्ति आपके है, न्यायिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति, राजनयिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति जिसको बोलते हैं, सैन्य शक्ति, वीटो की शक्ति और स्वविवेक की शक्ति। सबसे पहले देखते हैं आपके राजनयिक शक्ति, सॉरी कार्यपालिक शक्ति, क्योंकि शुरुआत हम लोग यहीं से किए हैं राष्ट्रपति को। आर्टिकल 53 क्या बोलता है, लिख लिए कि नहीं लिखे हैं? लिख लिए हैं। ए नंबर दे दो, है ना, कार्यपालिक शक्ति, ठीक है। तो आते हैं इसमें आपके, ठीक है। तो आर्टिकल 53, इसका पूरा अनुच्छेद लिख लेना ना। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति, संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बोला गया है, ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, ठीक है। संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के स्वविवेक, ऐसे ज्यादा होता नहीं है लेकिन कुछ होता है, स्वविवेक शक्ति को छोड़कर ठीक है, राष्ट्रपति के स्वविवेक शक्ति को छोड़कर अन्य मामलों के या अन्य मामलों हेतु लिख लेना, उसको के को हटाओ, अन्य मामलों हेतु है ना, एक मंत्री परिषद होगा, राष्ट्रपति के स्वविवेक शक्ति को छोड़ करके अन्य मामलों, अच्छा डबल हो गया ना, अन्य मामलों हेतु ये लिखेंगे, है ना। राष्ट्रपति के स्वविवेक शक्ति को छोड़कर अन्य मामलों के सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, मंत्री परिषद होगा, ठीक है, जिसकी नियुक्ति
जिसकी नियुक्ति कमिंग कमिंग जिसकी नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 74, ये लिखा हुआ है ना, के तहत पीएम के क्या चीज, 75 में होता है वो, है ना, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सबसे ऊपर में क्या है, कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होगा, आर्टिकल 53 हम लोग पढ़े भी हैं, वो डायरेक्ट आपके लिखा हुआ है अनुच्छेद 53। ठीक है, दूसरा ये है कि राष्ट्रपति अपने सारे काम स्वविवेक को छोड़ करके सारे काम किसके सहायता से करेंगे, मंत्रिपरिषद, है ना, तो मंत्रिपरिषद करेंगे, तो मंत्रिपरिषद के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति के सभी कार्यों के सलाह या सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और जिसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 74। और जब ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत जितने भी मंत्रिपरिषद मतलब एक पूरा समूह है 78 लोगों का, केंद्र के अंतर्गत आपके 78 मंत्रियों का समूह होता है, तो है ना, उसकी नियुक्ति आपके करते हैं आर्टिकल 74 के तहत, लेकिन किसके सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जिसको मंत्री बनाना चाहेगा उसी को ये मंत्री पद देगा। इनका काम केवल क्या है, आपके नियुक्ति करना, ठीक है, किनका, राष्ट्रपति का। बनाना किसको है मंत्री, किसको नहीं बनाना है, वो तय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। समझ में आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा उसको नियुक्ति करेगा, जिसको हटाने के लिए बोलेगा उसको हटाएगा भी ये। तो यहां पर जो लिखा है ना, प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो आर्टिकल 74 याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके हैं फिर इसी के अंतर्गत आइए, अनुच्छेद 75(1), है ना, के तहत राष्ट्रपति बहुमत दल, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, कमिंग अगर ऑप्शन है 75(1) ना देकर के केवल 75 देगा तब भी आप उसको ले लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, और इस प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रिपरिषद को नियुक्त करेगा। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखेंगे ना। देखो, एक मंत्रिपरिषद होगा, ये पद के बारे में बोला गया आपके आर्टिकल 74 में, लेकिन इन मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सब की नियुक्ति आपके आर्टिकल 75 के अंतर्गत होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, एक मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति की सलाह के लिए, ये बातें बोला गया आपके आर्टिकल 74 में, लेकिन उस जितने भी मंत्री हैं उसकी नियुक्ति आपके आर्टिकल 75 के अंतर्गत ही है। ठीक है, और जितने भी मंत्री है उसकी नियुक्ति करेगा आपके किसके सहयोग से, प्रधानमंत्री के सलाह से या सहयोग से। मतलब जिसको प्रधानमंत्री बोलेगा उसी को मंत्री बनाया जाएगा, जिसको नहीं बोलेगा वो नहीं बनेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पास आप क्या आते हैं, देखो क्या लिखा है, बहुमत दल के नेता को क्या है, नियुक्त करता है। तो आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आपके क्या होते हैं, नियुक्त, चयनित, निर्वाचित और मनोनीत, ये 4 शब्द देता है और चारों एक जैसा लगता है। समझ में आ रहा है, सबका मतलब लेकिन अलग अलग है। नियुक्त, चयनित, निर्वाचित और मनोनीत, ऐसा आपके देता ही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। ठीक है, निर्वाचन करते हैं क्या हम लोग प्रधानमंत्री का, नहीं करते हैं, हम लोग केवल सांसद का निर्वाचन करते हैं। सांसद अपने में से एक जने को प्रधानमंत्री चुनते हैं, जिसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, चयनित मतलब होता है सेलेक्टेड। ठीक है, कि राष्ट्रपति अपने मन से अगर किसी को सेलेक्ट कर दिए उसको बोलते हैं चयनित, तो ऐसे भी नहीं करते हैं। बहुमत दल के जो नेता है जिसको बोलेगा बहुमत के आधार पर दल वाले कि इसको बनाना है उसी को वो नियुक्त करेगा।
चयनित का मतलब होता है कि अपने से मैं, जैसे राष्ट्रपति किसी को चाहेगा कि इसको बना देता हूं करके, तो वो कंडीशन आता है आपके चयन में, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता है, चयन भी नहीं होता है। और मनोनीत मतलब होता है आपके आर्टिकल 80 के अंतर्गत जो आपके राज्यसभा, जानते हो, इसमें आपके 12 लोगों को जो हम लोग मनोनीत करते हैं उसको बोलते हैं मनोनयन। जो दर्शन, कला, साहित्य, लोकसभा को तो हाँ खत्म कर दिए हैं, वो आपके एंग्लो इंडियन था, ठीक है। तो राज्यसभा में 80, आर्टिकल 80 के अंतर्गत जो 12 लोग को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं ना। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में अगर जो लोग ख्याति प्राप्त है, कम से कम 20-25 साल काम किए हैं उनको। तो नियुक्त मतलब समझ में आया, चयन मतलब सेलेक्टेड, ठीक है। निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, इलेक्शन होता है ना, जैसे आप लोग सरपंच को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उप सरपंच क्या होता है ना, हाँ, 5 लोगों के द्वारा आपके एक, ठीक है, नियुक्त होता है, ठीक है। और मनोनीत भी आप जान गए, ठीक है। मनोनीत मतलब आपके इस क्षेत्र वाले को। अच्छा, मनोनीत में आपके कौन होते हैं, पंचायत स्तर पर मनोनीत कौन होते हैं, तो पंचायत के जो समिति होती है ना, उसमें आपके गांव वाले को कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं। हर एक समिति में एक एक 2-2 जने को, पढ़े हैं ना आप लोग, ठीक है। शिक्षा समिति जैसे उसमें आपके 2 जने आपके, है ना, मनोनीत रखेंगे, या 1 जने को मनोनीत करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो चारों बातें समझ में आए कि नहीं आए बताइए, पेपर में आपके ऐसा पूछा जाता है। या अगर आपको सीएम देगा, राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते, चयनित होते, निर्वाचित होते, मनोनीत होते, क्या होते हैं बताइए। अरे नियुक्त ही होते हैं, वो भी आपके राज्य स्तर पे जो बहुमत होते हैं। हाँ, विधायक के माध्यम से एक जने को क्या करते हैं, चुना जाता है, ठीक है। और उसको फिर राज्यपाल नियुक्त करेगा, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, नियुक्त, चयनित, निर्वाचित और मनोनीत, चारों शब्द, ठीक है। आगे चलते फिर आपके, ठीक है। आगे और बहुत सारे आपके संस्था है जिसको आपकी नियुक्ति आपके करेंगे, ठीक है। यहीं पास आप लिख लीजिए। और अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना देता है ना। किस प्रकार की सूचना देगा इसमें, कहाँ गया आपका, विधायी शक्ति, हाँ, विधायी एवं प्रशासनिक संबंधित है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी एवं प्रशासनिक मामले की समय समय पर क्या देगा, सूचना देगा। क्यों सूचना देगा, कि देखो सरकार कौन चलाता है ना, मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद, और इसके ऊपर में होते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को पता है या फिर मंत्री परिषद को पता है ना, और इसी मंत्री में से, मंत्री परिषद में से जो प्रमुख मंत्री होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मंत्रिमंडल, है ना, कल बताया था। और मंत्रिमंडल में आपके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे मान के चलो, इसको हटा दो ऊपर वाले को, ऐसा। तो ये जो आपके मंत्री परिषद क्या फैसला लिए हैं, ये जो मंत्री परिषद ये क्या फैसला लिए, या फिर मंत्रिमंडल क्या फैसला लिए, राष्ट्रपति को पता रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ये लोग जो भी फैसला लेंगे, या फिर विधायिका में, विधायिका मतलब संसद में, यदि कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं, या कोई भी अगर, है ना, नियम कानून अगर बनाना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी प्रधानमंत्री समय समय पर किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देंगे, प्रेसिडेंट को। क्योंकि राष्ट्रपति को कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है राज्य में, ठीक है, या देश में। क्योंकि सारा नियम कानून कौन बनाएगा, मंत्रिपरिषद और संसद बनाएगा। तो इसकी सूचना किसको होना चाहिए, राष्ट्रपति को होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज आपके बोला गया है, क्या चीज, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है ये, ठीक है, कि राष्ट्रपति को क्या देगा, विधायी एवं प्रशासनिक मामले की समय समय पर उसको सूचना देगा या जानकारी देगा, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि अन्य पदों की नियुक्ति, संविधान में बहुत सारे और अन्य पद है जिसकी नियुक्ति आपके कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा,
है ना। अन्य संवैधानिक पद लिख लेना, अन्य संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक रहेगा ना, ऐसा रहेगा। अन्य संवैधानिक संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। ठीक है, सबसे पहले आप देखो किसको किसको नियुक्त करते हैं। तो सबसे पहले आपका है CEC, केंद्रीय इलेक्शन आयोग, है ना, मतलब इलेक्शन क्या बोलेंगे, हाँ, केंद्रीय चुनाव आयोग। इसको ऐसा लिखो, सीधा हिंदी में लिख लो आप लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इसको आपके नियुक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आपका है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। क्या बातें चल रहा है आप लोग का, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लिखो, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। इसका काम होता है आपके भारत सरकार का ऑडिट करना। ठीक है, महालेखक परीक्षक। ठीक है, इसकी नियुक्ति करेगा। तीसरा आपके हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, इनका मेन काम होता है भारत सरकार का कानून के मामले में न्यायालय में पैरवी करना। ठीक है, जैसे आप लोग के ऊपर केस होता है तो आप लोग वकील रखते हो ना, वैसे अगर भारत सरकार के ऊपर केस होता है, जैसे आप ही लोग करेंगे ना भाई, भारत सरकार के खिलाफ आप ही लोग केस करते हैं, तो वहां सुनवाई भारत सरकार के मामले का सुनवाई कौन करेगा, AG करना है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, इसके साथ में दो और होते हैं। ठीक है, सहायक महान्यायवादी और होते हैं। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं आपके महाधिवक्ता, उसको नहीं, महाधिवक्ता तो राज्य स्तर वाले को बोलते हैं। ठीक है, दो जने और होते हैं। ठीक है, सहयोगी, तो ये होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। फिर से एक बार बोल रहा हूं, भारत सरकार के कोई भी अगर मामले होंगे, उस मामले की सुनवाई कौन करता है, आपके अटॉर्नी जनरल। ठीक है, न्यायालय में वाद रखता है ये, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वाद रखेंगे। चौथा नंबर आप लिख लेना, आपके UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जानते हैं, जो आपके परीक्षा लेते हैं, उसके आपके सदस्यों की नियुक्ति भी आपके कौन करेगा, या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। फिर आपके राज्य स्तर पर आपके राज्यपाल, पांचवा नंबर, राज्यपाल एवं उच्च आयुक्त, इसको लिखो, है ना, उच्च आयुक्त, है ना। या इसके अंतर्गत आप एक चीज और लिख लेना, उपराज्यपाल। जो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं उसको हम बोलते हैं उपराज्यपाल। ठीक है, या कुछ राज्यों में आपके उच्च आयुक्त इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ में आपके उच्च आयुक्त बोलते हैं उसको। ठीक है, मुख्य आयुक्त बोलते हैं जी, उच्च आयुक्त नहीं बोलेंगे, इसको मुख्य आयुक्त करो, मुख्य आयुक्त बोलते हैं इसको हम, है ना, मुख्य आयुक्त बोलते हैं चंडीगढ़ वाले को। ठीक है, और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के हम बोलते हैं आपके उपराज्यपाल। और राज्यपाल आपके क्या है, राज्य स्तर पर आपके होंगे। ठीक है, छठवां नंबर आप देखो, और कौन कौन से आपके पोस्ट हैं, तो बहुत सारे इसमें पोस्ट है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, ये सारे आपके करते हैं। सातवां नंबर आप लिखेंगे ST SC आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग,
के अध्यक्ष एवं सदस्य, इसकी भी नियुक्ति करेगा वो। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, एसटी एससी आयोग के अध्यक्ष। 8वां नंबर आपके हैं, इसी में लिख लेना आपके, दिल्ली और पौंडीचेरी के सीएम, या फिर ऐसा लिखो यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के सीएम की नियुक्ति। ये थोड़ा नई बात है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। देखो, राज्य स्तर के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आपके राज्यपाल की है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरीज में, है ना, कौन कर रहा है नियुक्ति? राष्ट्रपति कर रहा है। किसको? मुख्यमंत्री का। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवा सकता है, वो किसी को बोल करके। ठीक है, क्योंकि हर जगह राष्ट्रपति उपस्थित हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपका 9 नंबर और लिख लो आपके, कुछ छूटा होगा तो। वित्त आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त आयोग लिख लेना, क्योंकि राज्य स्तर पर भी वित्त आयोग होते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, इसकी नियुक्ति आपके करते हैं राजभाषा आयोग। 10 नंबर, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, है ना। इसके अलावा और है ना। अभी जो हमारे पास जो मुख्य है, इंपॉर्टेंट, इतना कम से कम आपको याद रखना है ये। ठीक है, पेपर में इतने कम से कम ये पूछे जाते हैं। ठीक है, राजभाषा आयोग की आपकी नियुक्ति। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं आपके ऊपर से नीचे। ये मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, ये आपके क्या करते हैं, भारत के अंतर्गत जितने भी आपके चुनाव है उसको आपके कंडक्ट करवाते हैं। हालांकि इसके साथ साथ आपके 2 और सहायक चुनाव आयुक्त और रहते हैं। ठीक है, उसको भी नियुक्ति आप आजकल राष्ट्रपति ही कर रहे हैं। सीएजी, सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। इसका मतलब ये होता है कि भारत सरकार के पास जितना भी पैसा आएगा उसको ऑडिट करने वाला आपके ये व्यक्ति है ना। दूसरी बात ध्यान रखेंगे सीएजी के बारे में कि सीएजी आपके एक ही पद होता है, केंद्र और राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर अलग से कोई सीएजी नहीं होता है। राज्य के भी ऑडिट कौन करता है? यही करता है, सीएजी ही करता है राज्य स्तर पर। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, एजी। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल आपके महान्यायवादी है, और एक एजी और होता है जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। इधर ध्यान दीजिए, अटॉर्नी जनरल है ये, और राज्य स्तर पर जो होते हैं उसको बोलते हैं आपके, उसको भी हम लोग एजी ही बोलते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में होता है आपके एडवोकेट जनरल। ये होता है महान न्यायवादी, इसको बोलते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, ये केंद्र सरकार के पैरवी करता है न्यायालय में, और ये आपके राज्य सरकार का पैरवी करेगा। जैसे अभी आपको कोई समस्या हो गया है पेपर से संबंधित, मान के चलो, तो आप सरकार के खिलाफ वाद लाएंगे कहाँ? हाई कोर्ट में। तो सरकार के खिलाफ अगर वाद ला रहे हैं तो सरकार की ओर से भी तो कोई वकील होगा ना भाई। तो सरकार के खिलाफ कौन लड़ेगा? एजी जाएंगे आपके, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ये महान न्यायवादी, ये महाधिवक्ता है, ये महाधिवक्ता, है ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और राज्य वाले में। ठीक है, फिर आप क्या जाइए, ये नेक्स्ट यूपीएससी आप जानते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। जितने भी राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं इसकी भी नियुक्ति करेगा। देखो ये सारे मामले ना इसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। ये सारे चीज किसके सहयोग से कर रहे हैं? वो मंत्री परिषद या फिर मंत्रिमंडल के सलाह से ही करेगा। ठीक है, बहुत नाम मात्र की शक्ति दी गई है स्वविवेक के अंतर्गत राष्ट्रपति को, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वविवेक की शक्ति ऊपर पढ़ाया था शायद आप लोग को, लिखा है उसमें, ये है ना, स्वविवेक की शक्ति ये। हाँ, तो इसको अलग से पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ स्वविवेक की शक्ति में ये। ठीक है, उसके बाद आपके देखो मुख्य आयुक्त हैं। ठीक है, तो आपके मुख्य आयुक्त और उपराज्यपाल ये आपके यूटी में होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के लिए ये, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में ये दोनों होते हैं।
चंडीगढ़ वाले को हम लोग मुख्य आयुक्त बोलते हैं, बाकी अन्य जगह को उप राज्यपाल, ठीक है, या प्रशासक भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, प्रशासक, ठीक है। ये पूरे आपके राज्यपाल के सॉरी राष्ट्रपति के अधीन रह करके कार्य करते हैं, ठीक। फिर आपके देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करेगा। यहां पास देखो हाई कोर्ट भी लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में आपके आता है कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन में राज्यपाल भी देता है, तो राज्यपाल नहीं करता, ध्यान रखेंगे। वरना हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये हाई कोर्ट राज्य स्तर पर काम करता है तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय स्तर पर काम करता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, बाद में आपके ओबीसी आयोग भी बने हैं, ठीक है। तो इन सब के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करे ना, सदस्य की भी नियुक्ति करेंगे ये। फिर केंद्र शासित प्रदेश के सीएम की नियुक्ति, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति करेंगे। दिल्ली में भी कौन है मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली में कौन है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 जगह का आप याद रखेंगे, 3 ही जगह है ना भाई, ठीक है। शायद मेरे को लगता है कि वहां आपके फारूक अब्दुल्ला है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दिल्ली में रेखा गुप्ता, नाम सुने नहीं सुने हैं, ठीक है। और पांडिचेरी का मुझे भी याद नहीं है कि कौन है, तो पूर्व में आपके कोई थे व्यक्ति है ना साउथ का, अभी देख लेना आप लोग, है ना। फिर आपके देखो केंद्रीय वित्त आयोग, तो केंद्रीय वित्त आयोग, ठीक है, इसको भी, इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राजभाषा आयोग, इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आगे चलते फिर आपके, हाँ तो भाई विधानसभा रखे गए हैं, वहां तो सीएम होंगे ही होंगे आपके, ठीक है। चलिए फिर आपके चलते हैं नेक्स्ट, किसी, है ना, नेक्स्ट आपके ना, किसी क्षेत्र विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, क्षेत्र घोषित करने की शक्ति, ये भी आपकी किसको है, तो राष्ट्रपति को है ना। इसका आर्टिकल आप लिख लेना, ये इसका आर्टिकल आपके आर्टिकल 339, ठीक है। किसी भी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित क्षेत्र, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का बताया हूं मैं, कितना 46, जो 46 है कि कितना है, 42 नहीं है, जनजाति 42 है, मैं वो बोल रहा हूँ, ये है आपका 86, 86 आपके जो अनुविभाग है, ठीक है। अनुविभाग मतलब क्या बोलते हैं, विकास खंड, 86 है ना, 86 विकास खंड को क्या घोषित किया गया छत्तीसगढ़ में, अनुसूचित विकास खंड घोषित किए गए हैं भाई। टोटल 146 विकास खंड है ना, उसमें से आपके शायद 86 है, ठीक है, 86 विकास खंड को। तो ऐसे आपके क्षेत्र को क्या घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, है ना, किसी भी क्षेत्र को जहां आपकी जनजाति अधिक हो। दूसरा ये है कि आर्टिकल 341-42 के अंतर्गत, यहां पर जो ये लिखा है ना, ये आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 341 और 342 के तहत एसटी एससी वर्ग का 341-42 के तहत, है ना, इसको ऐसा लिखेंगे, रुको, के तहत जनजाति सलाह की पहचान कर, है ना, सूची बना सकता है ना, हाँ ऐसा लिखो इसको, 40 के तहत किसी जाति समूह को जनजातीय समूह
के रूप में पहचान कर उसके अलग से वर्ग बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 341-42 के अंतर्गत किसी जाति समूह को, है ना, हालांकि इसमें एक ही आएगा ना, आर्टिकल 341 नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आपके क्या है, ये एससी वर्ग के लिए है, ये लिखेंगे आप। आर्टिकल 342 के तहत किसी जाति समूह को, जाति समूह मतलब होता है आपके, देखो हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, 42 जनजाति है, अभी बताएं आप लोग। ठीक है, तो अगर नए जाति समूह अगर मिलेंगे जो किसी भी जाति में शामिल नहीं है, जनजाति में, तो बाद में उसको राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है, कि आपके उसको अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं और उसको आपके वर्ग बना सकते हैं ना, और इसको फिर आपके आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये क्या बन जाएंगे, जनजाति बन जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 342 के तहत किसी जाति समूह को जनजाति समूह के रूप में, ठीक है, पहचान कर, यहाँ पर जाति समूह, यहाँ पर जनजाति है ना, के रूप में पहचान कर उसके, है ना, उसको लिखना, उसको अलग से वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर आपके दिए गए हैं किसको, राष्ट्रपति को। आगे चलते हैं, फिर आपके बहुत सारे कार्यपालिक शक्ति है ना, छोटा छोटा पॉइंट में इसको याद रखेंगे। उसके बाद आपके आर्टिकल 263 के तहत, इसको अनुच्छेद लिखेंगे ना, अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है ना, और ये आपके गठन किए भी हैं आपके किसके द्वारा, आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद मतलब होता है कि यदि जब हम लोग राज्य बनाए हैं, इसको थोड़ा समझिए आप लोग, जब लोग आपके क ख ग और घ आपके राज्य थे, तो इसको हम लोग तोड़े, उसके बाद हम क्या बनाए, 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, तो जब राज्य का निर्माण हुआ तो उस कंडीशन में क्या है, राज्यों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, उन मतभेदों को समाप्त करने के लिए आपके ये बनाए गए अंतरराज्यीय परिषद, और इसके आपके अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। हाँ, अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता आपके प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, एक क्षेत्रीय परिषद आपको बताया था, अनुसूची 2 जब पढ़ाया था आपको। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद पढ़ाया था आपको जब आपके अनुच्छेद 1, सॉरी 2 नहीं, अनुसूची 1 पढ़ाया था, भाग 1 के अंतर्गत आपके हम लोग क्षेत्रीय परिषद, और क्षेत्रीय परिषद में बताया था कि उसकी अध्यक्षता आपके गृह मंत्री करते हैं। ये आपके अंतरराज्यीय परिषद है। अंतरराज्यीय परिषद मतलब होता है कि कुछ राज्यों के बीच में यदि कोई समस्या है, उस समस्या का निराकरण करने के लिए आपके ये आयोग बनाए गए हैं, अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगर कुछ चीज संबंधित अगर समस्या है, जल जंगल जमीन को लेकर के समस्या हो सकता है, प्रशासनिक नियुक्ति को लेकर के समस्या हो सकता है, व्यापार को लेकर के समस्या हो सकता है, तो इन समस्या का निराकरण आपके इसके माध्यम से होगा। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद के माध्यम से। अच्छा, अभी आपके भारत में जीएसटी लागू किए गए, तो जीएसटी जो लागू किए गए, ठीक है, उस जीएसटी को लागू करने के लिए आपके बहुत सारी समस्या आई। अलग अलग राज्य ने बोला कि हम लोग जीएसटी लागू नहीं करवाएंगे, कुछ राज्यों ने बोला कि हमको कंपल्सेशन चाहिए, भाई जीएसटी लागू होगा तो हमारा जो टैक्स है वो बहुत कम हो जाएगा, तो उस टैक्स की भरपाई कौन करेगा, तो केंद्र सरकार बोला कि हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सब मामलों को एक साथ बैठ करके निराकरण करने के लिए आपके ये बनाए गए हैं अंतरराज्यीय परिषद। इसमें केंद्र सरकार के सहयोगी के रूप में आपके प्रधानमंत्री आपके अध्यक्षता करते हैं, बाकी सभी राज्यों के आपके जो सीएम हैं वो इसमें क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय परिषद। तो इसका भी गठन आपके कौन करता है, राष्ट्रपति ही किया है। ठीक है ना, और ये ध्यान रखेंगे आपके, हाँ, अध्यक्षता इसका प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल पूछा जाता है बस, जितना भी इसमें पढ़ा है वो सारे आपके आर्टिकल ही पढ़ना है आपको, मेन चीज आर्टिकल आपके कौन कौन से उसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे ये आपके देखो, किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना है, इसको तो खैर अभी तक नहीं पूछा है, ये पूछा जाता है आपके आर्टिकल 342। इसके अंतर्गत आपके क्या है, किसी जाति समूह को राष्ट्रपति को अधिकार है कि क्या घोषित कर सकता है उसको, जनजाति। ठीक है,
अब ये तब होता है जब आपके जनगणना होता है। जनगणना में क्या होता है कि बहुत सारे नए जाति का पता चलता है सरकार को, समझ में आ रहा है। अब वो जब नए जाति पता चलेंगे तो उसके बारे में पूरा आपके डिटेल छानबीन किया जाएगा कि ये जाति भारत में कब से है, कितने दिन से है, इसके पूर्वज क्या नाम लिखते थे। फिर जा करके फिर बाद में अगर उनको लगेगा कि इसको अलग से जनजाति समूह बनाना है तब जा करके घोषित करेंगे। या अगर किसी एससी वर्ग में शामिल करना चाहेंगे तो एससी वर्ग में शामिल कर सकते हैं, ओबीसी में शामिल करना चाहेंगे तो ओबीसी में भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको जनजाति समूह में ही घोषित करना है तो ये केवल अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके जनजाति समूह के रूप में उसको पहचान दिलाएंगे। क्यों दिलाएंगे, क्योंकि जनजाति जब बन जाते हैं कोई भी जाति समूह तो उसको सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हो जाता है या ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होती है। होता है कि नहीं होता है भाई। एसटी को जितना आरक्षण है आपके अन्य जाति को है क्या, नहीं है। जितने भी योजनाएं आपके एसटी वर्ग के लाते हैं बाकी को है क्या, नहीं है। तो इसी कारण ये अधिकार केवल किसको दिए गए हैं, राष्ट्रपति को दिए गए हैं, ठीक है। सबका दिमाग थोड़ा आज नहीं काम कर रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है, सब रुमझुम कर रहे हो सब, हाँ कि पार चला जा रहा है। ये एक्चुअल में क्या है, इनके बारे में हम लोग पूरा भी डिटेल पढ़े नहीं ना, आपको पता चलेगा केंद्रीय वित्त आयोग क्या होता है। तो वित्त आयोग मतलब होता है भारत सरकार के पास जितना भी पैसा आएगा उस पैसा के बंटवारा करवाता है वो, कि केंद्र कितना पैसा रखेगा और राज्य सरकार कितना पैसा रखेगा, उसको बोलते हैं केंद्रीय वित्त आयोग, ठीक है। और इस वित्त आयोग का नियुक्ति भी कौन करेगा, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसका आपके गठन आपके होता है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन है आपके आर्टिकल 280, ठीक है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसके गठन का प्रावधान है, ठीक है। तो आर्टिकल आपको याद रखते जाना है, ठीक है। एसटीएससी आयोग के अध्यक्ष आपके सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट और न्यायाधीश की नियुक्ति, ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपके क्या हो गए हैं, राष्ट्रपति के कार्यपालिक शक्ति कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इतना आपको कम से कम याद रखना है। एक आध और बचा है क्या, देख लेते हैं अगर बचा होगा तो, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है कि लगभग ये कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। एक आधा अगर और बचा होगा तो इसको देख लो, इतना ही है बस, ठीक है। चलिए विधायी शक्ति के रूप में आपके देखते हैं फिर, विधायी शक्ति है ना, दूसरा आपके है विधायी शक्ति। ये आपके क्या है, बी नंबर, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब विधायिका के सदस्य के रूप में काम करेगा तो वो कब कब काम करे, मतलब क्या क्या काम करेंगे, ठीक है, उसके बारे में विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति समझने से पहले विधायिका को समझ लिया आप लोग। विधायिका मतलब होता है कि जो क्या बनाता है, विधि, या जिसको हम कानून या इसी को क्या बोलते हैं, एक्ट या अधिनियम बोलते हैं। इनका काम होता है भारत के आपके कानून बनाना भारत के लिए। तो विधायिका मतलब होता है, केंद्र की विधायिका का नाम क्या है, संसद। समझ में आ रहा है। और इस संसद के आपके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो देखो राष्ट्रपति भी संसद के क्या है, अंग है ना भाई। तो इसी के इसमें दिया गया है विधायी शक्ति मतलब होता है कि राष्ट्रपति विधायिका के अंग के रूप में क्या क्या काम करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला आप काम जानते हो कि कोई भी संसद अगर कानून बनाएगा, विधेयक लाएगा, तो वो बिना राष्ट्रपति हस्ताक्षर से कानून बनेगा क्या, नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बनेगा, सारे प्रस्ताव में, सारे विधेयक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रस्ताव, विधेयक और एक्ट, अधिनियम, अधिनियम इसको बोलते हैं ना, ऐसे ये 3 चीज होता है। प्रस्ताव मतलब होता है जब आपके पहली बार इसका ड्राफ्ट बनाया जाता है कि किसके ऊपर हम लोग कानून बनाना चाहते हैं। जैसे मान के चलो ये आपको संसद है, आपका लोकसभा है, आप लोग मान के चलो, तो आप लोग आप रिकमेंड कर रहे हैं कि किसी चीज में आपके कानून बनना चाहिए, ठीक है, आप लोग मांग करेंगे। तो सरकार इसका ड्राफ्ट बनाएगा, जो मंत्री होगा। जैसे मान के चलो महिला एवं बाल विकास विभाग का कोई कानून बनाना है, तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्री है, ठीक है, अपने प्रशासनिक अधिकारी को बोलेगा कि एक ड्राफ्ट बनाइए। ड्राफ्ट मतलब होता है प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव पर पहले आपके क्या है, मंत्रिमंडल में आपके चर्चा होगा, कि ये आपके मंत्रिमंडल में आपके चर्चा होगा कि ये जो ला रहे हैं आपके ये ठीक ठाक है कि नहीं है, कानून बनाने लायक है कि नहीं है, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इसमें आपके विपक्ष को भी पूछा जाता है कि ऐसे ऐसे मामले हम लोग क्या करना है, कानून
ला रहे हैं, आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे। अब ये जो प्रस्ताव है, अब इसको जब आपके संसद में रखा जाता है तो वो कहलाता है आपके विधेयक। ठीक है, अब संसद में आपके देखो कोई भी आपके सदन में रख सकते हैं, लोकसभा में रख सकते हैं उदाहरण के रूप में। जब ये लोकसभा में पारित हो जाएगा तो ये कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, और इस विधेयक पर चर्चा फिर आपके राज्यसभा में होगा, राज्यसभा में चर्चा होगा, राज्यसभा में फिर पारित किया जाएगा। अगर लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा भी पारित कर देगा, तब फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, ठीक है, वैसे ही आपकी क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। समझ में आया तीनों, ठीक है। हाँ, तो प्रस्ताव, विधेयक और अधिनियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे प्रक्रिया होगा। ठीक है, आप कोई मंत्री, आपको लगता है कि किसी मामले में कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे, इसको बोलते हैं प्रस्ताव। ये सारा आपके प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। ठीक है, सारा आपके कौन करेगा, प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि नेता लोग क्या रहते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, नेता लोग आपके क्या है भाई, कम पढ़े लिखे होते हैं ज्यादातर, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, सरपंच का काम है आपके सील साइन करना, 5 साल के लाया है, भले वो अंगूठा छाप रहेगा। ठीक है, सील साइन करने आ गया, बहुत बड़ी बात है उतना। बाकी सारा काम धाम कौन देखता है, सचिव देखता है ना भाई। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आपके क्या है, सारा जो मंत्री जो रहेगा वो आपके बोलेगा कि इस मामले में हमको क्या बनाना है, कानून बनाना है या प्रस्ताव लाना है। वो ड्राफ्ट आपके कौन तैयार करेगा, प्रशासनिक अधिकारी, जो कलेक्टर 20-25 साल काम कर चुके हैं। जैसे आप लोग कभी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, ठीक है, या फिर यूपीएससी के अंतर्गत जब प्रशासनिक अधिकारी आते हैं कलेक्टर, तो वो जब 20-25 साल काम कर लेते हैं तो उसको बनाया जाता है सचिव। और उनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है कि कैसे कानून बनता है, कैसे आपके प्रक्रिया होता है, कैसे फॉलो होता है, सब चीज उसको पता है। तो वो आपके बनवाता है आपके प्रस्ताव को, समझ में आ रहा है। और वो जब बनाएगा फिर इसी प्रस्ताव को फिर संसद में प्रस्तुत करते हैं पहले, लेकिन मंत्रिमंडल में चर्चा होगा ना कि हम लोग ये कानून बनाए हैं, कि इसको क्लॉज को पढ़ा जाएगा, वो लोग बीच में चर्चा करेंगे अपने। मंत्रिमंडल मतलब जिसका सरकार है, समझ में आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे। और उसके बाद फिर इसको लाया जाएगा कहां, सदन में। तो सदन में जब आएगा तो ये कहलाएगा विधेयक। ठीक है, और इस विधेयक पर पूरा चर्चा होगा, चर्चा के बाद आपकी वोटिंग की जाएगी, वोटिंग के बाद ही आपके ये पास होगा। जब पास हो जाएगा तब आपके एक सदन से फिर जाएगा दूसरा सदन में। ठीक है, ये पहला सदन है, दूसरा सदन है। ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। और यहां जब फिर से चर्चा होगा इसी मामले में, पूरा चर्चा होने के बाद आपकी फिर वोटिंग कराई जाएगी, वोटिंग कराने के बाद आपके इसको पास करा जाएगा। यदि पास हो जाएगा तब जाकर के किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करेगा तब वो बनेगा एक्ट या कानून, अधिनियम जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस मामले में आपके राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा आपकी शक्ति है या पावर है बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर से ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है, प्रथम बार में वो साइन नहीं कर सकता है, लेकिन जब द्वितीय बार अगर जाएगा तो उसको साइन करना अनिवार्य है, बाध्य है वो। ठीक है, ये संविधान में लिखा हुआ है। पहली बार में आप मना कर सकते हो। राष्ट्रपति को इसी को बोलते हैं ना, राष्ट्रपति को देखो स्वविवेक की शक्ति नहीं है, इन सारे मामलों में आपके किसके माध्यम से काम करता है, मंत्रिमंडल के। भाई सरकार ही इसको चुना है राष्ट्रपति को, तो सरकार के काम को ये रोकने का काम करेगा, सोचो, रोकने की कोशिश करेगा क्या ये। हम ही लोग चुने, हमारी बिल्ली हमारी से में आऊ, ऐसा नहीं बोलेगा वो। हम ही लोग चुने इसको और आप हमारे प्रस्ताव को रोकोगे, ऐसा कैसे चलेगा। समझ में आ रहा है। तो इसी का नाम आपके क्या है, सारा काम ये करता ही है राष्ट्रपति है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो जो सरकार इसको चुना है वो मना नहीं करेगा, लेकिन इसको अधिकार है वीटो पावर के अंतर्गत। वीटो पावर मतलब होता है कि आपके प्रस्ताव को या विधेयक को क्या कर सकता है, वो रोक सकता है। 3 प्रकार के वीटो पावर दिए गए हैं, ये तो आपको साइन कर देगा या मना कर देगा, पहला पॉइंट। या तो डायरेक्ट आपके साइन करेगा, कानून बन जाएगा, या फिर सीधा मना कर देगा, भाई नहीं करेंगे करके। लेकिन मना करने के बाद अगर सेकंड बार जब आएगा उसके पास फिर से यही प्रस्ताव, तो उसको साइन करना अनिवार्य है। पहली बार में आप मना कर सकते हो, दूसरा बार में लेकिन उसको साइन करना अनिवार्य है। ठीक है, फिर आपके दूसरा इसका शक्ति वीटो पावर के अंतर्गत कि वो आपके क्या कर सकते हैं, आपके पुनर्विचार के लिए हो सकता है। पुनर्विचार मतलब होता है कि पास हो गया है लेकिन इनको लगता है राष्ट्रपति को कुछ ना कुछ कमी है या खामी है, इसमें थोड़ा सुधार कीजिए, एक बार फिर से विचार कीजिए, इसको बोलते हैं पुनर्विचार के लिए भेजना। और जब पुनर्विचार करने के बाद फिर से आएगा, भले उसमें पुनर्विचार किया हो या ना किया हो, अगर वो प्रस्ताव फिर से आएगा तो फिर साइन करना अनिवार्य है। ठीक है, और तीसरा आपके होता है जेबी वीटो। जेबी वीटो मतलब होता है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा, ना वो साइन करेगा ना वो मना करेगा, न जेबी मतलब जेब, जेब से आया है, वो चुपचाप प्रस्ताव को जेब में रख लेगा। अब यहाँ जेब का मतलब जेब में नहीं रखेगा भाई, वो पोथी पुराण होता है।
मतलब उसमें कोई भी प्रतिक्रिया वो नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ना वो मना करेगा, ना साइन करेगा, ना वापस भेजेगा पुनर्विचार के लिए, चुपचाप अपने पास रख लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका भी प्रक्रिया है, ज्यादा समय तक रखेगा तो इसको हटाने की प्रक्रिया नहीं है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आपको होता है, तो इसको बोलते हैं वीटो पावर। तो देखते हैं एक पावर के बारे में, है ना, विधायी के अंतर्गत आपके क्या क्या शक्ति है इसको विधायिका में। ठीक है, ठीक है। चलो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, इतना ही है। टेस्ट दिलाइए आप लोग, ठीक है? क्योंकि 9:15 से 10:15, 10:30 के आसपास सर आएंगे, साहू सर, ठीक, ठीक है। फिर साहू सर आप लोग का क्लास लेंगे। चले ठीक, थैंक यू फिर।